नमस्कार। राज के मीरा कन्या महाविद्यालय के वीडियो व्याख्यान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा व्याख्यान एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की छात्राओं के लिए है और हमने पिछले व्याख्यानों में चर्चा की थी पृथ्वीराज रासो पे और मैंने आपको बताया था कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पृथ्वीराज रासो से जो बनता है वह उसकी प्रामाणिकता को लेकर है। यानी क्या पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक ग्रंथ है, क्या पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक ग्रंथ है, या क्या पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रामाणिकता पे बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे ये कहना जरूर चाहूँगा कि हमेशा साहित्य की रचनाओं को साहित्य की दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि ऐतिहासिक ग्रंथों की दृष्टि से। वो इतिहास के ग्रंथ नहीं होते। साहित्यकार जो है अपनी कल्पना से, अपनी युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए जो है वो साहित्य की रचना करता है। तो इसलिए जो है जब भी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता की बात आए तो ये आप हमेशा मस्तिष्क में रखिए कि साहित्य की रचनाएं जो है वह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं होती। उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है, वो इतिहास पर आधारित हो सकती है, लेकिन इतिहास उनमें पूरा का पूरा वैसा ही आए, ये हमारी प्रामाणिकता की कसौटी नहीं होनी चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो के जैसे पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की कि उसके चार जो है रूप है, लघुतम, लघु, वृहद और वृहदतम। जो चार अलग अलग है, एक बहुत छोटा है, दूसरा थोड़ा उससे बड़ा है, तीसरा जो है मध्यम आकार का है और चौथा जो है वो बहुत ही बड़ा ग्रंथ। ये हमें अलग अलग मिलते हैं और इसकी प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता का प्रश्न तब खड़ा हुआ जब 1883 ईस्वी में एक डॉक्टर मुल्लर थे। उन्होंने इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न खड़ा करके इसका प्रकाशन जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से जो छप रहा था ये ग्रंथ, उसको बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ पूरी तरह से जाली ग्रंथ है और बाद में किसी ने इस ग्रंथ को लिखा था, ये कोई जो है पृथ्वीराज रासो किसी उस ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। अब डॉक्टर नामवर सिंह जी की पुस्तक आपके संकलन में है, आप उनके विचारों को देखेंगे उसमें तो और आप भी अच्छे से समझेंगे। मैं और उनको समझाता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर वुलर जो थे वो इतिहास के विद्वान थे, तो किसी भी काव्य ग्रंथ की उपयोगिता उनके लिए इतिहास के आधार पर ही तय होती थी, जबकि साहित्यकार के लिए कोई भी काव्य ग्रंथ जो है वह उसके काव्य सौष्ठव, काव्य सौंदर्य या उसके विचार कल्पना से निर्धारित होता है। तो इसलिए मुल्लर साहब को तो जो है ये ग्रंथ कोई महत्व का नहीं लगा, लेकिन हमारे साहित्य के लिए जो है ये बहुत महत्व का ग्रंथ है। और फिर बाद में इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर बहुत बड़ी बहस और काफ़ी लोगों ने उसमें जो है योगदान दिया और बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने उसकी नामवर जी के शब्दों में कहे तो कि पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक चीर फाड़ चल पड़ी। यानी पूरी तरह से उसको, और कई सालों तक ये होता रहा कि कोई इसको क्या कहता, कोई क्या कहता, अप्रामाणिक, कोई जाली, कोई क्या कहता, और उसके ऊपर बार बार प्रश्न खड़े किए गए। और इनको प्रश्न खड़ा करने वालों में और उत्तर देने वालों में तीन वर्ग थे। यह आपको परीक्षा में अवश्य लिखना है। बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है और टिप्पणी वर्ग भी पूछा जा सकता है। बड़ा प्रश्न जो है वो तो काफ़ी संभावनाएं बनती है। पृथ्वीराज रासो पर अगर हम बड़े प्रश्न देखें तो दो ही बनते हैं, पृथ्वीराज रासो का काव्य सौंदर्य और जो है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता। तो पहला आज अपन बात कर रहे हैं और आगे भी कक्षाओं में भी चलेगा ये, और फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य पे बात करेंगे और फिर इसकी कुछ व्याख्याएं जो है हम देखेंगे समझने के लिए उसकी कविता को। तो पहली तरह के जो विद्वान थे जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते थे, उनमें कर्नल जेम्स टोड जो इतिहासकार थे, फिर भोगीलाल विष्णुलाल पांड्या जी, एक हमारे राजस्थान के इतिहासकार थे दशरथ शर्मा। ये लोग पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह से प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में थे। पूरी तरह से अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर वुलर साहब, श्यामल दास जी, मुरारी दास जी, गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा जो राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार और प्राच्यविद थे और जिनका काफ़ी मान सम्मान है हिंदी साहित्य में,
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लोग जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में भी है। तो 2 नंबर का एक ये भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि किसी एक विद्वान का नाम बताइए जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानता है, या इसी को प्रश्नों का ऐसे पूछ ले कि किसी एक विद्वान का नाम बताइए जो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानता है, या किन्हीं 2 विद्वानों के नाम बताइए। वो परीक्षक किसी तरह से भी, चूंकि 2 छोटे प्रश्न भी यहाँ पूछे जाते हैं, तो ये जो है। और एक तीसरी कोटि और थी जो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानती थी, यानी वो कहती थी कि हाँ ये ठीक है कि उसमें इतिहास की कई घटनाएं हमें नहीं मिलती, लेकिन ये भी सच है कि कुछ उसमें जो अंश है वो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। उनमें मुनि जिनविजय और हमारे हिंदी के बहुत प्रसिद्ध आलोचक और साहित्य के इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी शामिल थे। तो इस तरह से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का प्रश्न शुरू खड़ा किया गया डॉक्टर मूलर द्वारा। फिर बाद में बहुत सारे विद्वानों ने इसकी शोध की कि ये कैसा ग्रंथ है, प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है। उसकी अलग अलग फिर लोग कोटियाँ हो गई, और उसमें 3 तरह के जो है वो विचारक हो गए, प्रामाणिक मानने वाले, अप्रामाणिक मानने वाले और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। अब जो सवाल उठता है उसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का, उसके 4 हिस्से हम मान सकते हैं कि जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई हम परीक्षण करें कि क्या वो किस तरह का ग्रंथ है। तो इसके 4 हिस्से जो है वो ये है। एक पहला कि पृथ्वीराज रासो का मूल स्वरूप क्या है, यानी मूल जो पृथ्वीराज रासो है वो कितना क्या था और क्या उसका आधार है। दूसरा उसका रचना काल, भाई वो किस समय में जो है पृथ्वीराज रासो लिखा गया, तो उस समय पीरियड को हम अगर देखें। तीसरा कि क्या उस मूल अंश के रचयिता चंद्रबरदाई है, यानी जिस पृथ्वीराज रासो के मूल अंश की बात की जा रही है, क्या उसके लिखने वाले डॉक्टर नामवर सिंह कनुचा चंद्रबरदाई है क्या। और चौथा जो है कि क्या वो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के समकालीन थे, क्या वो जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखने वाला चंद्रबरदाई क्या पृथ्वीराज चौहान के समय था। यही 4 जो मत जो हैं जिनको आधार लेकर प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता की बात की जा सकती है। तो फिर अब एक और ये सवाल आप परीक्षा में इससे कर सकते हैं कि किन आधारों पर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता की बात की जानी चाहिए या अप्रामाणिकता के मुद्दों पर बात की जानी चाहिए। तो ये 4 आधार आप लिख सकते हैं। टिप्पणी पर पूछ ले कि किसी एक आधार को जो है बताइए पृथ्वीराज रासो के किसी को, तो वो भी जो है प्रश्न किसी तरह से पूछे। अगर आप विस्तृत तौर पर ये पढ़ के तैयार करके जाते हैं तो आपका जो है कोई भी उत्तर किसी तरह से दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रश्न पूछने वाले का। तो पहला आधार है इसमें पृथ्वीराज रासो का मूल रूप। हमने पिछले व्याख्यान में आपसे बताया था कि 4 तरह के जो है पृथ्वीराज रासो की रूपांतरित प्रतियां मिलती है। नामवर जी के अनुसार यह जो 10 प्रसंग हैं जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा और आप भी किताब में पढ़ सकते हैं, वो 10 प्रसंग सभी प्रतियों में जो है समान रूप से निकल कर आते हैं, और ये 10 प्रसंग तो लगभग सब जगह मिल ही जाते हैं। वो क्या क्या हैं? आदि पर्व, दिल्ली किल्ली कथा, अनंगपाल दिल्ली दान, पंग यज्ञ विध्वंस, संयोगिता नेम आचरण, कैमाश वध, षट ऋतु वर्णन, कन्वज कथा, बड़ी लड़ाई और बाण वेद। ये जो है 10 जो है यह प्रसंग जो है अलग अलग, जो नाम से भी आपको पता चल रहा है, यज्ञ विध्वंस, संयोगिता आचरण, अनंगपाल का दिल्ली दान, दिल्ली किल्ली कथा, आदि पर्व, आदि कहते हैं शुरुआत जहाँ से होती, कैमाश वध, षट ऋतु वर्णन, कन्वज कथा, बड़ी लड़ाई और बाण वेद। तो ये 10 प्रसंग जो हैं इन्हीं को लोगों ने आधार बनाकर बड़ा और छोटा ग्रंथ को किया है। जहाँ इनका विस्तार दे दिया वो वहाँ पर वो रूपांतरण बड़ा हो गया, और जहाँ पर जो उन्होंने जहाँ शॉर्टकट में उसको किया तो वहाँ रूपांतरण जो है वह छोटा हो गया। यही छंदों में, अनेक छंदों में डाल दिया तो जो है वो रूपांतरण जो है विस्तार ले लिया, और अगर उस छंदों की संख्या को उन्होंने सीमित कर दिया तो वो रूपांतरण छोटा हो गया। अब यदि अगर हम बात करें तो इन रूपांतरणों में पाए वर्णन संबंधी अंतर है, भाषा का कोई बहुत अंतर नहीं है। भाषा जो है उतनी
जो है डिफरेंट नहीं है, वर्णन संबंधी अंतर है, और कई तो बड़े मज़ेदार हैं। जैसे कि मतलब एक रूपांतरण में तो पृथ्वीराज रासो को जैसे 2 विवाह करते बताया हुआ है, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते संख्या जो है वह 13 विवाह करने तक पहुंच जाती है। कहीं जो है युद्धों की संख्या बढ़ा दी गई है। छोटे रूपांतरण में राजा केवल 5 जो है वो युद्ध करता है, मध्यम रूपांतरण में 43, और बड़े रूपांतरण कराते आते 55 युद्ध हो जाते हैं। इसमें शहाबुद्दीन गोरी को पकड़ना, उसको हराना, और बारी बारी से हर सामंत को अवसर दिया जाता है कि वो शहाबुद्दीन गोरी को पकड़े। तो ये कवि का अपना एक जो है वो रचा हुआ लोक था, अपना उसका एक कल्पना लोक और वो समय था, तो उसने अपने हिसाब से उसको जो है वर्णित किया। और वो तो ऐसे जो कल्पना प्रसंग थे उससे ग्रंथ का आकार बड़ा होता गया, और उसमें जो है इतिहास को छोड़कर भी बहुत सारी चीज़ें आती गई। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी हम किसी साहित्य कृति की ऐतिहासिकता की बात करते हैं तो हमें केवल ऐतिहासिक तथ्यों और उन पर ही बात नहीं करनी चाहिए। उसके साहित्य की अपनी एक वो जो होती है छूट, वो प्राय इतिहासकार और साहित्यकार लेते हैं। इसी प्रकार जैसे होली और दिवाली है, उसकी कहानी को भी बहुत लंबा चौड़ा कहा गया है बड़े रूपांतरणों में। त्यौहार अंदर डाल दिए, त्यौहार को लेकर फिर बहुत सारी बातें होने लग जाती हैं। तो इस तरह से जो है वो कहानी को बढ़ाया गया, और रूपांतरण जो है वो छोटे बड़े होते गए। अगर इन सब रूपांतरणों में अगर हम समान वाली बात करें तो फिर ये कह सकते हैं हम कि कैमाशवध को छोड़कर कोई घटना मूल पृथ्वीराज रासो की नहीं है। ये नामवर सिंह जी कहते हैं कि कैमाशवध जो है वो मूल पृथ्वीराज रासो से रिलेट करता है, बाकी जो है वो जो हम नहीं कह सकते कि कोई घटना पृथ्वीराज रासो की है। यह कैमाशवध भी केवल पृथ्वीराज विषय में पृथ्वीराज के मंत्री कंदर्प के उल्लेख तथा पुरातन पर्वत संग्रह में प्राप्त कैलाशवध संबंधी छप्पयों से समर्थित है। यानी ये भी हम कब, जब हमें 2 प्रामाणिक ग्रंथ मिले हैं, पुरातन पर्वत संग्रह और पृथ्वीराज विजय, ये उसमें मिलता है, इसलिए हम इसको हिस्टोरिकली जो है वो मान लेते हैं। इसलिए लघुतम रूपांतरण को मूल पृथ्वीराज रासो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका प्राचीनतम रूप हम कह सकते हैं। इसलिए जो सबसे छोटा अंश है उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पृथ्वीराज रासो का जो है एक थोड़ा जो है प्राचीन जो है वो रूप कह सकते हैं। और इस आधार पर जो है रासो काव्य को जो है हम ये मान सकते हैं कि कुछ जो उसका अंश है वो कुछ अंश जो है जरूर प्रामाणिक है, और उसकी जो रचना का जो मूल स्वरूप है वो जो बहुत छोटे अर्थों में जो है वो इतिहास से जुड़ा हुआ है। बाकी जितने वर्णन और वो सब आए हैं तो वो कवि के जो है अपने उस चमत्कारों से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात अपनी ख़त्म करते हैं। पहले अगली कक्षा में हम इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के दूसरा बिंदु पृथ्वीराज रासो के रचना काल पर जो है हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।